ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं जो कि गार्ड से छुप रही होती है। एंड उसे भी खुद पता है कि उसका रीबर्थ हुआ है, जहाँ पर वो हमें उसके पास्ट लाइफ की एक्चुअल स्टोरी बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर लू ने उसके लोएस्ट पॉइंट पे उसका साथ दिया था जब उसे ब्लड कैंसर था। एंड तब तो उसने यहाँ पर उसे प्रॉमिस भी किया था कि वो उससे शादी करेगा। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि जो ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन था वो एक फेलियर था, जिसके बाद भी यहाँ पर लू ने उसका साइड नहीं छोड़ा। वही दूसरे यहाँ पर जेनी को उसके वेडिंग वाले दिन पता चलता है कि उसका ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था। वो बस यहाँ पर उससे झूठ बोलता रहा था, बिकॉज एक्चुअल में यहाँ पर लू पसंद करता था जेनी की बहन नैन्सी को। एंड शुरुआत से यहाँ पर यही उन दोनों की प्लानिंग थी कि लू उसे यहाँ पर अपनी प्यार के जाल में फंसाएगा, उससे शादी करेगा। फिर शादी वाले रात को ही ब्रेस्ट कैंसर के रीजन की वजह से यहाँ पर एक ऐसा एक्सीडेंट करेगा ताकि सभी को ऐसा लग जाए कि वो एक्सीडेंट के कारण वो मर चुकी है। जिसके बाद में यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टीज जेनी की होगी वो सब कुछ लू के हाथ में आ जाएगी। जिसके बाद लू नैन्सी के साथ शादी करेगा और अपनी एंटायर लाइफ को एंजॉय करेगा। वही दूसरी यहाँ पर नैन्सी होती है जो कि जानबूझकर जेनी को टेरेस से ही धक्का मार देती है, और एक्ट तो ऐसा करी थी कि जेनी उसे मारने जा रही तो उसने अपने आप को डिफेंस किया है। तभी भी यहाँ पर लू उसी का साइड ले रहा होता है। वही दूसरा यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर जेनी ठान लेती है कि गॉड ने उसे यहाँ पर एक सेकेंड चांस दिया है जिसे वो जाया होने बिल्कुल नहीं देने वाली है। और वो जैसी ऑपरेटिंग रूम में देखती है वहाँ पर मिस्टर किम होते हैं जो कि अपने वेजिटेटिव फॉर्म में होते हैं। तब उसे पता चलता है कि किम तो यहाँ पर एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसे सिर्फ मारपीट करना आता हो, बिकॉज उनके पास बहुत पैसा है। इतना पैसा कि सभी लोग यहाँ पर उन्हें रिस्पेक्ट भी करते हैं और उनसे डरते भी है। लेकिन ये तो यहाँ पर कुछ सालों से वेजिटेटिव फॉर्म में ना ही हिल सकता है, ना ही बोल सकता है, ना ही कुछ कर सकता है। लेकिन इतने में यहाँ पर उसे एक आवाज सुनाई देती है जहाँ पर कोई तो जेनी को हटने के लिए कह रहा था। वो आवाज सुनते ही यहाँ पर वो घबरा जाती है। वही दूसरे में यहाँ पर बाहर की ओर देखते हैं लू को और नांसी को और उनके सभी गार्ड्स को, जहाँ पर उन्होंने ऑलमोस्ट सारा का सारा हॉस्पिटल छान रखा था। लेकिन बस ये एक ही रूम रह गया था। गार्ड्स वहाँ पर उन्हें अंदर आने एंटर करने से मना करते थे, बिकॉज मिस्टर किम जो वहाँ पर होते पर फिर भी लू अपनी दादागिरी की वजह से अंदर जबरदस्ती घुस आता है। तब वो लोग आसपास देखते हैं जहाँ पर उन्हें कहीं पर भी जेनी नजर नहीं आती, बिकॉज जेनी यहाँ किम के ब्लैंकेट के अंदर छुपी हुई थी। एंड जैसे यहाँ पर नैन्सी किम को देखती है, उसे देखते यहाँ पर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहते कि देखो यहाँ से चलना ज़्यादा बेहतर होगा। माना ये वेजिटेटिव फॉर्म में, लेकिन अगर इसे कल को पता चला कि हम इसके रूम में ज़बरदस्ती घुरे हैं तो ये हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वही दोस्त यहाँ पर इतने में ही मिसेस ली आ जाती है, जो आते ही यहाँ पर मैं चिल्लाने लग जाती है। कहते कि वार्ड भी हमारा है और ये हॉस्पिटल भी। विदाउट मेरी परमिशन मेरे बेटे के कमरे में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जस्ट बिकॉज वो ये फॉर्म में है इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर वो मर चुका है। तब यहाँ पर वो लोग मिसेस ली से माफ़ी मांगते हैं एंड वहाँ से चले जाते हैं। एंड वही दूसरी ओर जेनी होती है जिसे बहुत अच्छा व्यू मिल रहा था और टच भी किम के मसल्स का। किम कहने लग जाता है रुक जाओ। जेनी बोलते कि ये समझ नहीं आ रहा कि ये आवाज़ मुझे सुनाई कहाँ से दे रही है। लग तो रहा है जैसे कि किम मुझसे बात कर रहा है। एंड वो धीरे धीरे यहाँ पर उसके मसल्स की ओर बढ़ी चली जा रही थी, जहाँ पर किम उसे रुकने के लिए कह रहा होता है। तब जेनी को बिलीव नहीं होता कि यहाँ पर वो उसके मन की आवाज़ को सुन पा रही है, और उसे लगता है कि ज़रूर यहाँ पर उसका भूत बाहर आकर मुझसे बात कर जाएगा। और वो डर के मारे उठती है, जहाँ पर सभी के सभी लोग जेनी को देख पा रहे थे और जेनी उन सभी को देखकर यहाँ पर शॉक में जाती है। आंटी यहाँ पर पूछने लग जाती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। जेनी यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन देती है एंड कहती है कि आपने वो स्टोरी तो सुनी होगी जहाँ पर एक पुअर सिंड्रेला को एक प्रिंस मिल जाता है। मैं बस वही सिंड्रेला हूँ। किम यहाँ पर मनी मन कह रहा होता है कि कोई भी तुम्हारे झूठ पर विश्वास बिल्कुल नहीं करेगा। और जेनी उन्हें बता रही होती है कि वो यहाँ पर किम की सीक्रेट लव है, और ये पहली बार नहीं है। वो बार बार यहाँ पर किम को सीक्रेटली मिलने आ गई थी, बिकॉज उसका फैमिली बैकग्राउंड किम की तरह एकदम बड़ा जो नहीं है। एंड वो नहीं चाहती कि कोई भी यहाँ पर वो लोग या कोई भी उनकी इस लव स्टोरी को डिस्कवर कर ले। आंटी कहने लग जाती कि लेकिन तुम तो लोग के फियांसे हो। जेनी बोलते कि नहीं नहीं, वो बस खाली बोलने वाली बात है। मैंने आज तक यहाँ पर लुका वो अच्छे से देखा तक नहीं है। वो लोग तो ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते, लेकिन मैं यहाँ पर किम को ऐसे हालत में भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन ज़रूर अच्छे से अच्छा हो जाएगा। किम कह रहा था कि लड़की तो कुछ ज़्यादा स्मार्ट है, एंड जेनी को उसकी सारी बातें सुनाई दे रही होती है। किम यहाँ पर मनी मन कह रहा होता है कि मेरी फैमिली और सभी को पता है कि मैं यहाँ पर वुमेन्स को अपने बाजू में आने तक नहीं देता। तो तुम्हारी और मेरी लव की स्टोरी तो सबसे बड़ी झूठी स्टोरी है। जेनी बोलते कि वो बंद रखो।
एंड वो आंटी को देख के कहती कि माफ़ करिएगा, मैं आपको कुछ नहीं कह रही थी। आंटी बोलती कि देखो, यहाँ पर मुझे तुम दोनों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है एंड मुझे इन चीज़ों से फ़िलहाल फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ ये बात को मैं प्रूव नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आज जो हुआ उसे मैं लेट गो ज़रूर कर सकती हूँ। तो फिर तुम यहाँ पर से जा सकती हो। जेनी थैंक यू बोलते हुए वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन उसका स्कर्ट यहाँ पर किम के साइड में अटका हुआ था। जहाँ पर वो जैसी जाने वाली थी वैसे यहाँ पर वो किम के ऊपर गिर जाती है। असिस्टेंट उन दोनों को ऐसे देखकर तो यहाँ पर फ़ोन कॉल के बहाने वहाँ से भाग ही जाता है और किम जेनी को वहाँ से हटने के लिए कहता है, जहाँ पर जेनी तुरंत ही हट जाती है। किम कह रहा था कि देखना, अब तो मेरी मम्मा तुम्हें धक्के मार कर निकाल देंगी, सारा का सारा झूठ तुम्हारा पकड़ा जाएगा। लेकिन आंटी को ऐसा लग रहा था कि जैसे किम खुद यहाँ पर जेनी को जाने नहीं देना चाहता है। तब आंटी यहाँ पर खुश हो जाती है किम के इस मूव से एंड कहती है कि देखो, मुझे तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सचमुच लगता है कि तुम दोनों को एक दूसरे के साथ शादी कर लेनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक किम तुम्हें यहाँ पे बहुत पसंद करता है। जेनी कहती कि लेकिन आई थिंक ये सब कुछ इनअप्रोप्रिएट होगा। आंटी बोलते कह रही, तुम कौन से ज़माने में जी रहे हो? यहाँ पर हम 21st सेंचुरी में, जहाँ पर फैमिली बैकग्राउंड स्टेटस ये चीज़ें मायने नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रियल लव मायने करता है। एंड ठीक वैसा ही होता है जैसा यहाँ पर किम अपोजिटली चाहता था। जैसे यहाँ पर जेनी घर पर आती है वैसे यहाँ पर जेनी के लिए ढेरों सारे गिफ्ट्स होते हैं, जिसे देखकर यहाँ पर जेनी बहुत खुश हो जाती है। वही दूसरा आंटी यहाँ पर असिस्टेंट जियांग को बुलाती है एंड बताती है कि अब से यहाँ पर यही तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट होगा, जहाँ पर वो तुम्हें हर जगह असिस्ट करेगा और मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं तुम्हारे सारे विशेष को पूरा करूं और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूं। जेनी यहाँ पे बहुत खुश रहती है बिकॉज उसका मेन मोटिव तो यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करना ही जो था। इतने में यहाँ पर आंटी उसे लेकर चली जाती है किम के बेडरूम में। जेनी कहती कि आपका कहने का ये मतलब है कि मुझे यहाँ पर किम के साथ बेड शेयर करना पड़ेगा? आंटी बोलते क्यों नहीं, तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो, तुम दोनों को सारी चीजें शेयर करनी होगी। और इतने में यहाँ पर वो उसे किम के कपड़े देकर चली जाती है, जहाँ पर जेनी तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड थी किम की बॉडी को देखने के लिए। किम उससे कहने लग जाता है कि मेरे पास ही मत आना, लेकिन इसके बाद भी वो उसके पास चली जाती है। तब यहाँ पर वो उसके बटन्स को ओपन करती है, जहाँ पर वो उसे कहने लग जाते है कि हस्बैंड यह बिजनेस बिजनेस छोड़ो और यहाँ पर तुम अपनी मॉडलिंग एजेंसी को ओपन कर लो एंड आई स्वेयर तुम यहाँ पर पूरे के पूरे वर्ल्ड के सबसे बिगेस्ट मॉडल रहोगे। किम कहता है कि मुझे टच करना बंद करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। माना कि फिलहाल मेरी हालत ऐसी है, लेकिन जिस दिन मैं ठीक हो जाऊंगा उस दिन उठते यहाँ पर तुम्हें वो सारी चीज़ों का कर्मा जरूर दूंगा। जेनी बोलती कि शांत रहो, मुझे बाद में का कुछ फिक्र नहीं है, मैं तो यहाँ पर अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहती हूँ। और तब किम को समझ आता है कि जेनी यहाँ पर उसके मन की आवाज़ को सुन पा रही है। जेनी बोलती कि हाँ हाँ डियर, मैं तुम्हारी मन की आवाज़ को सुन पा रही हूँ, लेकिन इसमें तुम्हारा ही फायदा है। देखो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ पता लगाने के लिए कि आखिर वो कार एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ था। बिकॉज तुम खुद ही सोचो, तुम एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ पर बॉडी गार्ड्स इतने स्ट्रिक्ट है, सारे के सारे सिक्योरिटी इतनी तगड़ी है, उसके बाद भी यहाँ पर एक नॉर्मल कार एक्सीडेंट कैसे हो सकता है और उसकी वजह से तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है। कहीं इन सब के पीछे तुम्हारे बड़े भाई हुओ का तो हाथ नहीं है। किम सोचने लग जाता है कि आखिर जेनी को हुओ के बारे में कैसे पता है। एंड हमें यहाँ पर पता चलता है फ्लैशबैक के सीन से, जहाँ पर जेनी जिस दिन हॉस्पिटल में थी उस दिन यहाँ पर उसने इस न्यूज़ को देखा हुआ था, जहाँ पर मिस्टर किम के इस हालत में जाने के 6 मंथ बाद सारी की सारी चीज़ें, असेट्स, प्रॉपर्टी, जो कुछ भी होता है वो सब कुछ इंक्लूडिंग शेयर, सारी चीज़ें चली जाती है यहाँ पर उसके एल्डर ब्रदर हुओ के हाथ में। और जभी यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी लोगों को इसी बात पर शक था कि आखिर अचानक से एक्सीडेंट ऐसे कैसे हो सकता है। तब जेनी का भी यहाँ पर सेम डाउट था। वही दूसरे यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर जेनी उसे प्रॉमिस करती है कि यहाँ पर वो उसका ये इशू जरूर रिजॉल्व करके रहेगी। एंड इतने में जैसे वो चाहती है, हम यहाँ पर नोटिस करते हैं कि किम एटलीस्ट यहाँ पर अपने फिंगर्स को धीमे धीमे से उठा तो सकता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे जेनी एंटर कर जाती है कंपनी में, जहाँ पर असिस्टेंट सभी को आदेश दे भी देता है एंड यहाँ पर वो जेनी का वेलकम करता है। असिस्टेंट जेनी से कहते हैं कि क्या आप पक्का श्योर है कि मिस्टर किम यही चाहते थे कि आप कंपनी में आए? जेनी बोलती कह रहे, मैं उसकी वाइफ हूँ, मुझे पता है कि आखिर वो क्या चाहता है। एंड यहाँ पर वो असिस्टेंट को कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताती है जो कि सिर्फ असिस्टेंट और किम को पता होता है। और असिस्टेंट इस बातों को जानकर बहुत शॉक रह जाता है, लेकिन यहाँ पर उसका जेनी को लेकर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि ज़रूर यहाँ पर मिस्टर किम नहीं अपने सबसे क्लोजेस्ट लवर को ये सारी बातें बताई होंगी, कंसिडर करते हुए कि वो उनकी यहाँ पर फ्यूचर वाइफ बनेगी। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, यानी कि मॉर्निंग का सीन, जहाँ पर खुद किम चाहता था कि जेनी यहाँ पर कंपनी में जाए, शेयर होल्डर्स की मीटिंग को अरेंज करे, जहाँ पर वो सभी चीज़ों के सामने सभी को एक कंसिडरेशन और क्लैरिफिकेशन दे, ताकि यहाँ पर कोई भी चीज़ें
किम के एल्डेस्ट ब्रदर हुओ के हाथ में न जा सके, और वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर उसे अच्छे से समझा रहा होता है। एंड बाद में यहाँ पर वो चली जाती है कॉन्फ्रेंस रूम में, जहाँ पर सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मौजूद थे और साथ साथ यहाँ पर सीईओ हुओ भी था। तब यहाँ पर जेनियन सभी को बता रही होती कि चलिए आज की मीटिंग की शुरुआत मुझे करनी पड़ेगी, और अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर मिस्टर किम की वाइफ हूँ, जहाँ पर वह सभी को अपना सर्टिफिकेट भी बताती है। वो कहने लग जाते कि देखो, माना कि तुम उसकी वाइफ हो, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं आ सकती। जेनी कहती कि जरा यहाँ पर आना, बिकॉज मुझे तुम्हें कुछ सीक्रेट बताना है जो कि किम ने मुझे कहा है। जैसे ही वहां पर हुआ जाता है, तब यहाँ पर जेनी उसके सीट को क्लीन कर कर वहां बैठ जाती है एंड कहती है कि सीक्रेट ये है कि किम मुझे पहले से ही कहा था ये सीट उसे बिलोंग करती है एंड मुझे, ना कि किसी और को। तो जाकर वहां पर स्टूल है, उस पर चुपचाप से बैठ जाओ। जिसके बाद में यहाँ पर सभी लोग बस यही सोच रहे थे कि किम के जीने के चांसेस कितने कम है, वो जिंदगी भर के लिए उस स्टेट में रहने वाला है, तो आगे अब इस मुकाम पर आकर उसे शादी करने की क्या ही जरूरत थी। जेनी यहाँ पर सभी से कह रही होती कि हम मीटिंग की शुरुआत कर सकते, बट सभी लोग डिसएग्री कर रहे थे, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग एक वुमेन मीटिंग की शुरुआत नहीं कर सकती एंड वुमेन के पास यहाँ पर बिजनेस नॉलेज होता नहीं है। तो वो सभी चाहते थे कि यहाँ पर सीईओ हो आकर सारे डिसीजंस ले। जेनी बोलती, ओ लगता है यहाँ पर आप तो डिस्क्रिमिनेशन करने लग गए हैं, कहीं किसी को आपके प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ पता तो नहीं है? आई मीन आपकी वाइफ को पता है कि आपकी साइड चिक भी है? ये सुनते ही यहाँ पर वो जेनी पर चिल्लाने लग जाता है कि देखो, मुझ पर इस तरीके के इल्जाम लगाना बंद करो, मैं एक बहुत ही यहाँ पर नोबल मैन हूँ। जेनी कहते कि रखो, मैं फोटोग्राफ्स दिखाती हूँ फिर बात करते। आज मैं सभी को दिखा रही होती कि किस तरीके से यहाँ पर वो अपनी वाइफ पर चीट करते आ रहा है, और ये देखते उसका मुंह कम्प्लीटली बंद हो जाता है। वही दूसरे यहाँ पर सेकंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहने लग जाते कि देखो, तुम पर्सनल मैटर को प्रोफेशनल मैटर में नहीं घसीट सकती हो। जेनी बोलती, क्यों नहीं घसीट सकती? तुम्हें नहीं लगता पर्सनल लाइफ में हम यहाँ पर जो कुछ भी करते हैं वो यहाँ पर कंपनी पर इफेक्ट जरूर करता है? एंड जहाँ तक मुझे पता है, तुम्हारे भी यहाँ पर मनी लॉन्ड्री वाले काम चल रहे। अगर सोचो, कल को लोगों को पता चलता है कि तुम मनी लॉन्ड्री का काम करते हो, तो सब तो यहाँ पर हमारी कंपनी के ऊपर शक करने लग जाएंगे कहीं हम काला धंधा तो नहीं कर रहे और पैसों को तो नहीं घुमा रहे। और रुको, मैंने तुम्हारे लिए भी प्रूफ लाया। जहाँ पर वो उसे प्रूफ दिखाती है, जिसके बाद उसका भी मुंह बंद हो जाता है। जानी कहते हैं कि अगर और किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर हम शुरू कर सकते हैं, और अगर है तो मेरे पास और भी सीक्रेट्स भरे हुए हैं। एंड यहाँ पर वो जानबूझकर ये सब कुछ करती है, जहाँ पर किम ने उसे सभी के सीक्रेट्स बताए हुए थे। जेनी उसे पूछते कि सीक्रेट्स बताकर क्या ही होगा, तब किम उसे समझा रहा था कि देखो, वो सीक्रेट्स यहाँ पर उनके वीक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें अपनी इज्जत कुछ ज्यादा ही प्यारी है, और जब तक तुम्हें उनके सीक्रेट्स पता है तब तक वो यहाँ पर तुम्हारी सारी बात मानने के लिए डेफिनेटली रेडी हो जाएंगे। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर जेनी सभी से कह रही थी कि अब यहाँ पर मेरे सबसे बड़ी कजिन हुआ ने कह ही दिया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से यहाँ पर लोगों को सिलेक्ट करेंगे। तो बताइए कि एज अ बॉस आप यहाँ पर मुझे देखना चाहते हैं या फिर हुआ को? एंड सभी के सभी डर के मारे यहाँ पर जेनी को ही वोट करते, जहाँ पर जेनी इस मीटिंग की शुरुआत करती। एंड वही दूसरे यहाँ पर वो हुआ से कह देती है कि अगर इतना ही फ्री टाइम है तो जाकर यहाँ पर कुछ पढ़ाई भी कर लो, ताकि बिजनेस संभालना कैसे तुम्हें पता चल जाए। हु को गुस्सा आता है, वो टेबल लेकर जेनी को मारने आया था, लेकिन इतने में वहां पर लीसा आ जाती है, जो आते यहाँ पर उसे पिटना शुरू कर देती है, बिकॉज यहाँ पर वो उन सभी की एल्डर सिस्टर होती है, जिसके सामने अगर तुमने कोई भी बदतमीजी की, मैनरलेस वाले बिहेवियर किए, तो वो सच पर तुम्हें पिट कर छोड़ देगी। जेनी यहाँ पर लीसा को देखकर इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि उसे लीसा की शादी करने का मन करने लग जाता है। हो लीजा और सभी से कहते हैं कि मुझे एक बात बताओ, अचानक से एक लड़की आकर इस कंपनी को कैसे संभाल सकती है? आज से तुम लोगों ने डर के मारे हाँ कह दिया, लेकिन एक दो मंथ के बाद क्या, अगर कंपनी यहाँ पर लॉस में जा रही है फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? लीजा समझ जाती है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो वो उसे कहते हैं कि ठीक है, क्यों ना हम यहाँ पर बैठ लगाए, और ज्यादा मंथ की बैठ लगाने की जरूरत नहीं है, मैं 1 मंथ के अंदर यहाँ पर तुम्हें रिजल्ट सिखा दूंगी। तो ठीक 1 मंथ बाद अगर तुम्हें कंपनी के प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स नहीं नजर आते, तो मैं कुछ सामने से यहाँ पर लाइव कॉन्फ्रेंस में सभी के सामने अपनी इस पोजीशन से रिजाइन कर दूंगी। जैसे ही यहाँ पर वो से कुछ कहने जाता, लीजा से वापस से थप्पड़ मारती है। वो कहता है कि अब तो मैंने कुछ कहा ही नहीं है। लीजा बोलती कि वो तुमसे बड़ी है, उससे बहस करना भी एक मैनरलेस वाला बिहेवियर है, तो चुपचाप शांति से मेरे साथ चलो। जहाँ पर वो उसे लेकर चली जाती है, यहाँ पर मीटिंग वहीं पर डिसमिस हो जाता है। असिस्टेंट कहते हैं कि सचमुच यहाँ पर बॉस आप पर बहुत ट्रस्ट करते, इसलिए उन्होंने यहाँ पर आपको भेजा है, और मैं आप पर भी बिलीव करना शुरू कर दिया, लेकिन इतने सारे फाइल्स को क्या आप यहाँ पर रिजॉल्व कर सकती है?
जेनी बोलती कि सब कुछ घर पर भिजवा देना, घर जाकर मैं रिव्यू कर लूंगी। जिसके बाद यहाँ पर वो रात को चली जाती है किम के पास में। किम उसे कहने लग जाता है कि रिवा, तुमने तो यहाँ पर मेरी पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज, असेट्स और खानदान को भी यहाँ पर दाव में लगा दिए। जेनी बोलती कि फिक्र क्यों करते हो? क्या तुम्हें यहाँ पर अपने आप पर डाउट है कि तुम चीजों को सॉल्व नहीं कर पाओगे? तो फिक्र मत करो, मुझे डाउट नहीं है, तुम जरूर इन चीजों को सॉल्व कर पाओगे। किम कहता है कि फिलहाल मेरा काम करने का मन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं तुमसे सचमुच इरिटेट हो चुका हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ पर शांति से रहने दोगे तब शायद मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, वरना बाद में तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। जेनी बोलती कि मिस्टर, क्या तुम भूल रहे हो, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है ना कि मेरी, तुम मुझे धमकी मत दो। किम कहता है कि जितनी मेरी है उतनी तुम्हारी भी है। जेनी उसे याद दिलाती कि देखो हम रियल कपल्स नहीं हैं। एंड तब किम यहाँ पर उसे सुनाना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो उसके ऊपर बैठकर उसके स्टमक पे पंप करना शुरू करती है। और तब अचानक से उन दोनों के बीच एक्सीडेंटल किस होता है, और इस किस की वजह से यहाँ पर किम की आंखें खुल जाती है। तब यहाँ पर जेनी जाने वाली थी उन सभी को बुलाने के लिए, बट किम उसे मना कर देता है, बिकॉज इस चीज़ की वजह से यहाँ पर चीज़ें आगे प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, क्योंकि दुश्मन सतर्क हो जाएंगे। तब वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे फैमिली डॉक्टर को बुला लो, वो सबसे ट्रस्टवर्दी है। तब यहाँ पर वो उसके फेस को रिकग्नाइज कर यानी कि फेशियल लॉक को खोल कर बाद में उस डॉक्टर को टेक्स्ट कर देती है। लेकिन इतने में यहाँ पर अचानक से किम अपनी आंखों को बंद कर देता है और कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं दिया था। तब जेनी यहाँ पर घबराने लग जाती है और उसे उठने के लिए बोल रही थी, और वो इतनी इमोशनल हो जाती है कि वो रोना भी शुरू कर देती है। किम उससे कहता है कि तुमने तो कहा कि हम रियल कपल्स हैं नहीं, तो फिर तुम यहाँ पर रो क्यों रही हो? तब वो उसे कह रही थी कि माना कि हम रियल कपल्स नहीं है, बट क्या मुझे यहाँ पर तुम्हारी फिक्र नहीं होगी? किम पूछने लग जाता कि क्यों, तुम्हें क्यों मेरी फिक्र होगी? जेनी बोलती क्योंकि तुम मेरे यहाँ पर शुगर डैडी हो, इस वजह से फिक्र होगी, और अब वैसे भी तुम यहाँ पर उठ चुके हो तो मैं तुम्हें और उठा सकती हूँ। फिर तुम बैठ कर यहाँ पर सारे के सारे 72 डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव कर देना और खुद पढ़ लेना, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि सब कुछ मुझे पढ़कर तुम्हें सुनाना पड़ेगा। जिसके बाद में यहाँ पर उसे घसीटते हुए सुबह की ओर लेकर जा रही थी। एंड इतने में यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती, जहाँ पर किम जेनी को उठा रहा था, क्योंकि बाहर यहाँ पर किम की मम्मा आकर अंदर की ओर आना चाहती थी। जेनी समझ जाती है कि अगर कोई भी यहाँ पर उसे सोफा पर देखेगा तो उन्हें गलत आइडिया आ जाएगा, इसलिए वो उसे उठाकर बेड तक ले जाना चाहती थी, बट किम तो उसके ऊपर ही गिर जाता है। सभी को लगता है कि जरूर कुछ प्रॉब्लम आई होगी, तो वो लोग दरवाजा खोल कर अंदर आ जाते हैं। यानी यहाँ पर आंटी उन दोनों को ऐसे देखकर बहुत खुश होती है। असिस्टेंट तो तुरंत ही यहाँ पर किम को सोफा पर लिटा देता है, ताकि यहाँ पर जेनी एटलीस्ट ब्रीथ तो कर पाए। वही दूसरे यहाँ पर डॉक्टर जैसे ही किम को टच करते वो समझ जाते कि यहाँ पर किम की बॉडी मूव हो चुकी है। एंड यहाँ पर डॉक्टर का शक चला जाता है जेनी के ऊपर कि कहीं तुम यहाँ पर उसे फिजिकल अब्यूज तो नहीं कर रही हो। जेनी बोलते कि इतना बड़ा ब्लेम वो भी मुझ पर, मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसे अब्यूज कैसे करती हूँ। और वो जाकर यहाँ पर से किस करती है, जहाँ पर किम की आंखें वापस खुल जाती है, वो भी यहाँ पर हैरानी की वजह से। तब डॉक्टर इस चीज़ को देखकर और शॉक्ड हो जाते हैं एंड कहते हैं कि ठीक है, मैं इसे समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी यहाँ पर तुम्हारे ऊपर बहुत डाउट है। इतने में यहाँ पर आंटी डॉक्टर को साइड बुलाती है, समझाती है कि उनके बीच पर्सनल चीज़ें भी तो होती होंगी, तुम क्यों यहाँ पर इंटरफेयर कर रहे हो। तब यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, लेकिन वो मेरा पेशेंट है, उसे यहाँ पर कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। जेनी बोलते कि कोई अपने हस्बैंड को क्यों ही मारेगा, और मैं अपने हस्बैंड का नुकसान क्यों ही करूंगी, आप लोग फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने में यहाँ पर जेनी चली जाती है नेक्स्ट डे ऑफिस में, जहाँ पर वो जाकर सभी को उनके उनके फाइल सचा रही थी, बिकॉज यहाँ पर उसने सारे प्रोजेक्ट्स को अप्रूव जो कर लिया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर बिजनेस टैक्टिक्स को देखकर इम्प्रेस हो चुके थे एंड कह रहे थे कि सचमुच मानना पड़ेगा, मिस्टर किम ने एकदम परफेक्ट वाइफ को चुना जो कि ठीक उन्हीं की तरह है, आपने डिट्टो उन्हीं की तरह काम किया है। असिस्टेंट यहाँ पर जेनी से पूछने लग जाता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर आज बॉस ने अपनी आंखें खोली थी, तो वो क्या इन सब चीज़ों की वजह से हुआ है? जेनी बोलती कि हाँ, लेकिन ये बात किसी को बताना मत, बिकॉज यहाँ पर हमें उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पर फिलहाल ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पर असिस्टेंट को बहुत खुशी मिलती है जानते हुए कि फाइनली उसके बॉस यहाँ पर रिकवर करना शुरू करती है। एंड तब वहाँ पर उतने भी उसे ढूंढते हुए जेनी को ढूंढते हुए वहाँ पर लू और नैन्सी आ जाते, जहाँ पर लू उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। जेनी बोलते कि मतलब तुम्हारे साथ, नैन्सी के साथ, और ये नैन्सी के प्रेग्नेंट बच्चे के साथ मैं घर चलूँ? ये बात सुनकर यहाँ पे वो लोग हैरान थे कि आखिर जेनी को यहाँ पर नैन्सी की प्रेगनेंसी के बारे में कैसे पता चल गया। वही दूसरे यहाँ पर वो से कहने लगा था कि देखो, जो कुछ भी हुआ इसमें सारी मेरी गलती है, मैं अपने सेंसेस में नहीं था, मैं हाईली ड्रंक था, और मैं यहाँ पर वो तुम्हें समझ पा रहा था, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नील डाउन करते हुए अपने आप को थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। सभी लोग यहाँ पर उसके वीडियो निकाल रहे होते। इतने में यहाँ पर नैन्सी सोचती है कि सभी के सामने कुछ ज़्यादा ही होशियारी मारी है,
घर जाएगी तो कैसे मुंह बंद हो जाएगा पता चल जाएगा। तो वो जाती है उसे प्यार से समझाने के लिए, हम हट जाकर बात करते। एंड यहाँ पर तो जेनी नैन्सी को बड़ा ही सेटिस्फाइंग था थप्पड़ मारती है। सभी लोगों के सामने यहाँ पर बताने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसके सिस्टर प्रेग्नेंट है, और वो भी उसके एक्स फियांसे की बेबी के साथ में। एंड सभी लोग बाद में यहाँ पर जेनी को बेचारी मारने लग जाते हैं। नैन्सी कहते हैं कि देखो यहाँ पर तुम एक बार लू की बात सुन तो लो। यहाँ पर भले तुम मुझे इल्जाम लगा लो, लेकिन लू की इस अच्छाई को कभी भी क्वेश्चन मत करो। वो बोलती कि अरे वाह, तुम्हें यहाँ पर तो लू बहुत अच्छा पसंद लगता है, तो शादी कर लो ना, मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। लू यहाँ पर जन्नी के पास आता है एंड कहता है कि देखो माना उसके पास ढेर सारे पैसे, लेकिन मेरी कंपनी का वर्थ यहाँ पर इंटू 3 बढ़ जाने वाला है जीडीपी के बाद में, जहाँ पर मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी सी लैंड परचेस कर दूंगा। जेनी बोलते है कि तुम्हें क्या लगता है एक छोटे से पैनी के लिए मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लगता है यहाँ पर अब मेरे हस्बैंड को ही तुम्हें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। और इतने में यहाँ पर एंट्री हो जाती है किम की, जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग किम को ग्रीट करते हैं एंड जेनी वहां से उन सभी को जाने के लिए कहती है। लोग यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि अच्छा मिस्टर किम, आप यहाँ पर आ गए हैं एंड हमें यहाँ पर जेनी को लेकर बात करनी होगी। जेनी यहाँ पर किम का हाथ पकड़ती है एंड उसे कहती है कि देखो तुम्हें यहाँ पर मुझसे और मेरे हस्बैंड से बात करने की जरूरत नहीं है। मेरा डिसीजन और मेरे हस्बैंड का डिसीजन फाइनल है, और तुम मुझे यहाँ से भगाकर नहीं ले जा सकते और ना ही जबरदस्ती कर सकते हो। जिसके बाद यहाँ पर जेनी किम से पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। किम कहता है कि ऑफ कोर्स अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए आए हो। जिसके बाद यहाँ से जेनी उसे लेकर चली जाती है एंड वही इतने में यहाँ पर असिस्टेंट लू से कहता है कि देखिए कोई भी एक्शन लेने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा, बिकॉज आपको तो पता ही होगा कि हमारी लॉयर की टीम कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। नैन्सी यहाँ पर नाटक करती है जैसे उसका स्टमक पेन हो रहा हो, उसे बहुत डर लग रहा हो। लू कहते हैं कि तो फिर जाओ जाकर डॉक्टर को दिखाओ, मैं क्या तुम्हें डॉक्टर लगता हूँ जो ये सारी चीज़ें ठीक करूंगा। और ऐसा बोलकर यहाँ से वो चला जाता है। वही दोस्त यहाँ पर नैन्सी को बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये जेनी यहाँ पर उसका सारा का सारा इक्वेशन बिगाड़ कर रख देगी, इसलिए उसे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर इन सभी चीज़ों के बाद यहाँ वो लोग घर पर आते हैं जहाँ पर आंटी जेनी को सारी बातें पूछने लग जाती है। तब जेनी यहाँ पर इन जैसे सभी बातें बताती है, आंटी को यहाँ पर बहुत बुरा लगने लग जाता है। जेनी कहते कि माफ करेगा, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। आंटी कहते कि इसमें तुम्हारी क्या गलती है, इसमें तो यहाँ पर इस किम की गलती है। किम यहाँ पर हैरान था कि पक्का यहाँ पर ये मेरी मॉम है ना जो कि मेरी साइड नहीं ले रही है बल्कि किसी और न्यू लड़की की साइड ले रही है। इतने में यहाँ पर वो बताने लग जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर आंटी को इतने में कॉल आता है जहाँ पर इन्हें एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है जिन्होंने यहाँ पर रिसेंटली स्ट्रेस की वजह से सुसाइड ले लिया था। ये बात यहाँ पर वो जेनी को भी बताती है, तो वो बस जेनी को यहाँ पर केयर फ्री रहने के लिए कहती है। इतने में यहाँ पर वो जेनी को 1 बिलियन का कार्ड दे देती है। जेनी जिसे लेने से मना कर रही थी, आंटी कहती कि इसे तुम रखो, ये तुम्हारे फाइनेंशियल खर्चे को पूरा करेगा, और कम पड़े तो फिर आ जाना मुझसे और मांगने के लिए। जेनी कह रहे थे कि मॉम ऑलरेडी यहाँ पर आप लोगों ने मुझे ये सारी चीज़ें की है और दी है, इसकी ज़रूरत मुझे सचमुच नहीं है। तो वो कहती कि ठीक है, ज़रूरत नहीं है तो एज ए गिफ्ट रख लो। एंड तब यहाँ पर उसे याद आने लग जाता है एक ज़मीन के बारे में, जिस ज़मीन में यहाँ पर लू ने इन्वेस्ट किया था, और इस वजह से यहाँ पर उसे सचमुच बहुत प्रॉफिट हुआ था। तब जेनी यहाँ पर उसे सीक्रेट के बारे में मॉम को बता रही थी। आंटी कहती कि अच्छी बात है, मैंने भी सुना है कि वो ज़मीन अच्छी तो है, बट मैं श्योरिटी नहीं दे सकती कि वो यहाँ पर हमें प्रॉफिट भी देगी या फिर नहीं। जेनी बोलती कि आप फिक्र मत कीजिए, देखना यहाँ पर मैं 1 बिलियन को 10 बिलियन में कन्वर्ट करूँगी, फिर हम यहाँ पर 50-50 एक दूसरे को बांट देंगे। आंटी बोलते कि 50-50। जेनी को लग रहा होता है कि 50-50 शायद से कम अमाउंट है, बिकॉज सारे पैसे यहाँ पर आंटी के ही तो है, इसलिए यहाँ पर वो से 70 और 30 का रेशियो बताती है। आंटी कहते हैं कि तुम 100% अपने पास रखो, ये 1 बिलियन तुम्हारे है। अब ये 1 बिलियन 30 बिलियन में भी बदल जाएंगे तो भी मैं तुमसे वापस ही मांगूंगी, बिकॉज ये तुम्हारे पैसे जो कि मैंने तुम्हें ऐसे गिफ्ट दिया है। अब तुम यहाँ पर पूरे 1 बिलियन की शॉपिंग करो, जमीन लो, जो कुछ भी करो वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। यहाँ पर जेनी बहुत खुश रह जाती है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इस लाइफ में लोगों को यहाँ पर उस प्रॉपर्टी को लेकर प्रॉफिट मिले, बिकॉज यहाँ पर लोगों ने पैसे लिए थे जेनी से उसे बेवकूफ़ बनाते हुए, जो कि कभी भी उसने यहाँ पर उसे वापस नहीं किए प्रॉफिट होने के बाद भी। जेनी यहाँ पर आंटी को थैंक यू बोलती, बिकॉज यहाँ पर वो जेनी को लेकर कितनी ज़्यादा सिंसियर और जनरस जो है कि मन ही मन कह रहा था कि अच्छा और मेरा क्या। तब वो कहते कि आप और मेरे हस्बैंड आप दोनों मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो। एंड फिर यहाँ पर आंटी उसे फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए कह देती है, जिस चीज़ को लेकर यहाँ पर जेनी कंफ्यूज हो जाती है एंड पूछती है कि आखिर आपका एग्जैक्टली कहने का क्या इरादा है। तब यहाँ पर वो बताने लग जाती है कि यहाँ पर तुम्हें बेबी के बारे में तो कुछ तो सोचना होगा ना,
एंड ये सुनते ही तो यहाँ पर जेनी कंप्लीटली ब्लैंक हो जाती है, कुछ बोल भी नहीं पाती। इतने में आंटी यहाँ पर ने ऑल द बेस्ट बोल कर चली जाती, जहाँ पर टेबल पे बैठकर वो कंटिन्यूसली जूस पी रही थी और वही बेबी की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोच रही होती है, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग तो ये शादी यहाँ पर एक ऐसी मैरिज है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे, बाकी के दोनों के बीच में फीलिंग्स तो कुछ है ही नहीं। इतने में यहाँ पर किम उसे अपने पास बुलाता है एंड उसे समझाता है कि देखो, मैं समझ सकता हूँ तुम उसी चीज़ को लेकर कंटिन्यूसली सोच रही हो, बट तुम्हें भी ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा डिसीजन यहाँ पर तुम्हारे ऊपर है, जिसे मैं ज़रूर रिस्पेक्ट करूँगा। जैसी जेनी यहाँ पर उसके पास आती है, वो उसे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता अचानक से यहाँ पर गर्मी बढ़ चुकी है। एंड धीरे धीरे यहाँ पर जेनी को डिजी फील होने लग जाता है, बिकॉज वो जूस जो उसने पिया था वो कोई नॉर्मल जूस नहीं होता। वही दूसरी यहाँ पर वो किम को अपनी आंखें बंद करने के लिए बोलती है, ये कहते हुए कि मैं अंडर सो रही हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत अनईजी सा फील हो रहा है। एंड तभी यहाँ पर वो आंखें बंद करता है और उसे पूछ रहा था कि आखिर उसे कैसा लग रहा है, पर जानी यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर ही नहीं होती है और उसे यहाँ पर चीज़ें गिरने की आवाज़ आ रही थी, जहाँ पर वो घबराने लग जाता कि कहीं उसे चोट ना लग जाए। बट फिर भी जेनी की कही हुई बात को यहाँ पर वो डिनाई नहीं करता। आंख बंद करते हुए यहाँ पर वो उठने की कोशिश कर रहा था ताकि वो जेनी के पास जाकर उसे चेक कर सके, लेकिन इतने में यहाँ पर जेनी उसके पास आ जाती है, जहाँ पर वो उसी को इंट्रेस्ट कर रही होती है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं आंटी को, जो कि गॉड से प्रे कर रही थी कि यहाँ पर पहली बार में सब कुछ सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। इतने में यहाँ पर किम जेनी को रोकने लग जाता है। जेनी यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाती है कि आखिर तुम यहाँ पर कितने ज़्यादा बुरे हो, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे ऐप्स को टच करना चाहती हूँ और तुम मुझे ऐप्स को टच करने भी नहीं दे रहे हो। एंड इतने में यहाँ पर बसे पकड़ कर वहीं पर सो जाए। इतने में यहाँ पर जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग होती है वैसे यहाँ पर जेनी उठती है, जहाँ पर वो धीरे से वहां से भागने वाली थी, बिकॉज यहाँ पर शर्टलेस किम को देखकर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। इतने में किम उसे कह रहा था कि कपड़े पहन लो और मुझे भी कपड़े पहना देना। तब उसे समझ आता है कि किम तो यहाँ पर जागा हुआ है। इतने में यहाँ पर वो उसके नेक पर सारे के सारे हिकी के निशान दिखने लग जाती है और उसे यहाँ पर डाउट हो रहा था कि कहीं रात को उन दोनों के बीच कुछ सारी चीजें सीरियस नहीं हो गई थी। और इस बात को लेकर यहाँ पर वो किम से पूछती है। किम कहता है कि क्यों, तुम्हें बताओ, क्या तुम्हें चाहिए था वो सब कुछ हो या फिर नहीं चाहिए था। जेनी यहाँ पर ना बने लग जाती है, जहाँ पर किम को बहुत बुरा लगता है कि क्या मैं तुम्हें यहाँ पर पसंद नहीं हूँ और क्या तुम अभी भी यहाँ पर उस लोग को पसंद करती हो। जेनी बोलती कि नहीं, मैं लोग को पसंद तो नहीं करती, लेकिन मेरा इस मैच चाट से भरोसा उठ चुका है, जहाँ पर मैं हार्डली किसी मैन को कभी ट्रस्ट कर पाऊंगी। ऐसे मैं ऑलरेडी बहुत कुछ सहन कर चुकी हूँ। एंड यहाँ पर किम को इसी बात को लेकर बुरा लगने लग जाता है। तब वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम बाकी के काम मुझसे कैसे करवाती हो, ज़रूरत तो यहाँ पर तुम्हें मेरी ज़रूर पड़ेगी। जेनी यहाँ पर चली जाती है उसका गाल खींचने के लिए, जहाँ पर किम भी उसके गाल को बहुत ही ज़ोरों से ब्रश कर देता है और उस आवाज़ को बाहर सुनकर आंटी और असिस्टेंट बहुत खुश हो रहे थे। जेनी बाहर आकर आती है कि कहती है नाटक करना बंद करो और वहाँ से चली जाती है। वही दूसरे यहाँ पर आंटी जैसे बेडरूम पे जाती है, वैसे यहाँ पर वो उन सूप और जूस के बाउल्स को देखते जो कि कम्प्लीटली खाली थे। तब वो समझ जाते कि गुड न्यूज़ बहुत जल्दी उनके दुकानों तक आने वाली है। इतने में हम यहाँ पर देखते कि हमको, जो कि अपने हैंड मूवमेंट्स भी फिलहाल अच्छे से कर पा रहा था। फिर हम यहाँ पर देखते लू को, जहाँ पर उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और उसका असिस्टेंट उसे बता रहा था जहाँ पर उनके रिसेंट डील्स के कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए इन्वेस्टर्स रेडी नहीं है। तब उसे इस बात को यहाँ पर लेकर बहुत गुस्सा आ जाता है कि आखिर वो सारी चीज़ें यहाँ पर उसके फेवर में क्यों नहीं हो रही है। तब यहाँ पर उसे उस ज़मीन के बारे में याद आता है जिसमें वो अपना इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तब वो ज़मीन उसकी आखिरी उम्मीद होती है यहाँ पर सब कुछ हासिल करने के लिए और पाने के लिए। वही दूसरी यहाँ पर आ जाती है नैन्सी, जहाँ पर वैसे अपने साथ हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए चलने के लिए कह रही थी। तो वो उसे मना करने लग जाता है। इतने में यहाँ पर वो उसे उस डॉक्टर के बारे में बताई थी जो कि किम को ट्रीट कर रहा था और जिसे सुसाइड कर लिया। एंड यहाँ पर नैन्सी का भी शक सिर्फ लू पर जा रहा था, जिस बात से यहाँ पर लू अग्री कर रहा था, बिकॉज उसी ने वो सब कुछ करवाया था, क्योंकि वो ये प्रूव करना चाहता था कि यहाँ पर वो किम से, एक वेजिटेटिव पर्सन से बहुत ही ज़्यादा माहिर है और डिजर्विंग पर्सन है। यहाँ पर वो नैन्सी को, जो बात फिलहाल इस कमरे के अंदर हुई है, वहीं तक रखने के लिए कहता है और बाहर कुछ भी अपना मुंह खोलने के लिए मना कर देता है। वही दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं जेनी को, जो कि यहाँ पर कंपनी से वापस बाहर निकल रही होती है। उस समय वहाँ पर आ जाता है लू, जो कि जेनी के लिए यहाँ पर उसके फेवरेट स्नैक्स और फूड्स लेकर आया था, इस उम्मीद में कि यहाँ पर जेनी उसकी बातों को मान लेगी। तब यहाँ पर वो उसे सॉरी बोला था और उन चीज़ों को ऑफर कर रहा था। जेनी ये थी कि जाकर यहाँ पर किसी गरीब की सेवा कर लोगे तो फिर गॉड तुम्हें और ब्लेस करेगा।
इस तरीके से मेरे पीछे आकर बार-बार कोई मतलब बिल्कुल नहीं है। लू कहने लग जाता है कि देखो मैं मानता हूँ, मुझसे जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरी चीज़ हुई है और इस चीज़ के लिए यहाँ पर तुम मुझे जो भी सज़ा दोगी, मैं लेने के लिए बैठी हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ पर तुम्हारे लिए 100 टाइम्स सॉरी भी लिख लेता हूँ। मैं तुम जो बोलोगे वो सब करूँगा। जेनी बोलती कि 100 बार सॉरी लिखकर क्या ही करोगे? एक काम करो, मुझे 10 मिलियन दे दो। लू कहते कि माफ़ करना, अगर मेरे पास होते मैं तुम्हें पक्का देता, पर फिलहाल मेरे पास 10 मिलियन नहीं है। जेनी बोलती कि नहीं, झूठ मत बोलो। अच्छे से याद है लास्ट वीक तुम यहाँ पर नैन्सी के साथ में ऑक्शन में गए थे। तब तो तुमने यहाँ पर उसे 50 मिलियन की नेकलेस दिलाई थी। तब तुम्हारे पास 50 मिलियन थे, अब तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिलियन नहीं है। इतने में यहाँ पर एक वुमन थी जो कि यहाँ पर जेनी के ऊपर गर्म पानी फेंकने के लिए आई थी, लेकिन इतने में यहाँ पर वो उस वाटरी सिंह को लू के ऊपर फेंक देती बिकॉज लू बीच में जो आ जाता है। वही दूसरे यहाँ पर लिसा भी आ जाती है जो कि जेनी से सॉरी कह रही थी बिकॉज यहाँ पर वो जेनी को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ रही थी जो कि वो नहीं कर पाई। जेनी बोलती कि जाने भी दो ना, ऐसे ही मुझे यहाँ पर कहाँ ही कुछ लगा हुआ है जो कि तुम सॉरी बोल रही हो। इतने में यहाँ पर जैसे वो अंदर की ओर जाती है नैन्सी का ड्रामा शुरू हो जाता है एंड यहाँ पर नैन्सी उसे कहने लग जाती है कि देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया। पता है डॉक्टर ने क्या कहा कि अगर गलती से वहां पर लू का फेस होता तो आज हम उसके फेस को रिकग्नाइज भी नहीं कर पाते। जेनी बोलते कि लगे यहाँ पर लुक है और फिक्र यहाँ पर तुम इतने कर रही हो। लगता है तुम यहाँ पर तो कम्प्लीटली लाइफ उसी के साथ स्पेंड करने का सोच भी चुकी हो कि अगर उसका फेस डिस्ट्रॉय हो जाता तब तुम क्या करती। ओ हाँ, तुम्हारे होने वाला बेबी कभी अपने डैड को तो रिकग्नाइज कर ही नहीं पाता। लू यहाँ पर उन दोनों को शांत कराता है एंड झगड़ा करने से मना करता है। वही साथ साथ यहाँ पे वो जेनी को अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स बता रहा होता है। ये कहते हैं कि प्लीज प्लीज मुझ पर भरोसा करो, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो एक काम करते, मेरी कंपनी के 51% ऑफ द शेयर तुम ले लो और तुम उसे रख लो। ये सुनते यहाँ पर नैन्सी उस पर गुस्सा करने लग जाती है। ये क्या तुम पागल हो? 51% शेयर की ओनरशिप के साथ में यहाँ पर जितने भी रूल्स और जितने भी यहाँ पर एक्सेप्टेशंस होंगे वो सब कुछ यहाँ पर जेनी अप्रूव करेगी, तुम ओनर कम कहलवाओगे। लू कहने लग जाती कि चलेगा, अगर यही चीज़ मेरी इनोसेंस को प्रूव करती है, मेरे लव को प्रूव करती है जेनी के लिए, तो मैं वो ज़रूर करना चाहूँगा। इतने में यहाँ पर जेनी उसे कहने लग जाती कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो? क्या पता मैं यहाँ पर कल को तुम्हारे शेयर्स को बेच दूँ और ढेर सारे पैसे ले लूँ तो। लू कहने लग जाता है कि चलेगा, वो तुम्हारे शेयर्स है, उसके साथ जो तुम करना चाहोगी कर सकती हो। मैं यहाँ पर बस अपने लव को प्रूव करना चाहता हूँ। एंड वही दूसरे यहाँ पर नैन्सी को बहुत अच्छे से पता होता है कि लू की कंपनी में कितना बड़ा लोन है, यानी कि 300 मिलियन का लोन। इस वजह से यहाँ पर लू अपने शेयर्स को देने के लिए रेडी है, क्योंकि कल को अगर यहाँ पर न्यूज़ ब्रेकडाउन हो जाती है उसके लोन को लेकर, डेब्ट्स को लेकर, तो भारी भरकम लॉस में तो यहाँ पर जेनी रहेगी और ये दोनों मिलकर यहाँ पर इसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे होते हैं। वही दूसरी यहाँ पर लीजा जेनी से पूछ रही थी कि आपने सचमुच यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया। चलिए कहते कि ऑफ कोर्स साइन कर दिया, इसमें कौन सी सोचने वाली बात है। लीजा कहती कि देखिए लेकिन वो लो है, वो यहाँ पर अपने प्रॉफिट के लिए सब कुछ कर रहा होगा, जरूर यहाँ पर दाल में कुछ तो काला होगा। जेनी बोलते कि मुझे पता है और इस चीज का भी सोल्यूशन यहाँ पर मेरे पास है। जेनी हमें बता रही होती कि किस तरीके से प्रीवियस लाइफ में यहाँ पर लू ने सेम ही चीज की और यहाँ पर जेनी को भारी भरकम लॉस में डाल दिया था, लेकिन इस बार यहाँ पर बस सारे कदम फूक फूक कर लेने वाली है। लेकिन इस चीज के बारे में यहाँ पर वो लीजा को ये चीज को लेकर किम को बताने के लिए मना कर देती है। लीजा बोलती कि सर तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर कार में बैठते हैं, यहाँ पर जेनी उसे कहने लग जाते कि लगता तो मैं यहाँ पे बहुत जेलसी फील हो रही है। हम दोनों के क्लोजर्स को देखते हुए असिस्टेंट कहने लग जाते कि मैडम ऐसी बातें मत करिए, यहाँ पर बॉस के हाथों में आईवी ड्रॉप लगा हुआ था, लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि आपके पर हमला हुआ है आपको देखने के लिए वो निडल बाहर निकल कर भाग पड़े हैं। तब यहाँ पर जेनी को बहुत अच्छा लग जाता है ये सब कुछ सुनने के बाद में एंड यहाँ पर वो उसे प्यार से हबी बुलाने लग जाती है। वह दूसरे वो उसे बताती है कि वो कम्प्लीटली सेफ है एंड साथ साथ वो उसे सारी सच्चाई बता देती है लू के शेयर्स को लेकर। किम भी उसे कह रहा था कि सब कुछ बहुत रिस्की है एंड लीजा से बताती कि नहीं, मैं बस यहाँ पर तुमसे 300 मिलियन चाहती हूँ, चाहे तो थोड़ा कम दे सकते हो बिकॉज यहाँ पर पूरा का पूरा लू ग्रुप एक्वायर करके रहूंगी और उसे 300 मिलियन दे दूंगी बिकॉज वो रकम तो बहुत छोटी सी है। जो चीज़ मुझे यहाँ पर लू कंपनी को ओन करने के बाद मिलेगा वो तो यहाँ पर बिलियनर से भी ज्यादा होने वाली है। किम तुरंत ही यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे उसे तुरंत ही 300 मिलियन ट्रांसफर कर देता है। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट जेनी जाती है हॉस्पिटल में, सभी के सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए थे अपने प्रॉफिट और पैसों को मांगने के लिए। यहाँ पर तो लू सभी का मजा ले रहा होता है। इतने में चला जाता है यहाँ पर जेनी को डिफेंड करने के लिए कि आखिर तुम यहाँ पर एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जेनी से वो कहते हैं कि माफ करना, मैं तुम्हें कल बताना भूल गया कि कुछ सालों से यहाँ पर लू कंपनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है
एंड आई होप इस चीज़ में यहाँ पर तुम मेरा ज़रूर साथ दोगी, मुझे ज़रूर इस सिचुएशन से बाहर निकालोगी। जेनी बोलती कि क्यों नहीं, ये रहे 300 मिलियन के चेक, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम यहाँ पर पूरी की पूरी लू कंपनी मुझे दे देते हो तो। लू कहने लग जाते कि पूरी कंपनी, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि वो मेरी फैमिली की कंपनी है, कितने सालों की मेहनत उसमें लगी हुई है, मैं तुम्हें दे दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या। जेनी बोलते कि तुम माफ़ करना, 300 मिलियन कैसे खर्च करने हैं वो खुद ही देख लेना, वरना मैं तुम्हें ये पैसे नहीं देने वाली हूँ। यहाँ पर उसे जेनी के ऊपर गुस्सा आ जाता है, वो उसे कहने लग जाता है कि आखिर तुम इतनी विशियस पर्सन कब से बन गई हो, बिकॉज मुझे हमेशा से लगता था कि तुम कितने इनोसेंट और काइंड हार्टेड हो। जेनिफर यहाँ पर वही विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है, जिस कार्ड को प्ले करते हुए यहाँ पर लू अपनी सारी बातें उसे मनवाया करता था। वो उसे कहते कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, तुम मुझसे कहते कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, आई लू कंपनी मेरे नाम नहीं कर सकते, मैं तो अपनी मॉम डैड की इनहेरिटेंस को तुम्हारे नाम करने वाली हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर सिर्फ एक कंपनी नहीं बख्श सकते हो। ये सुनते ही तो यहाँ पर लू बहकावे में आ जाता है और मनीवन सोचने लग जाता है कि ये तो और इसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसे भी लू कंपनी आगे जाकर प्रॉफिट कब कमाएगी क्या पता, बेहतर यही होगा कि कंपनी उसके नाम कर दूँ, पेरेंट्स की इनहेरिटेंस में ले लो। जिसके बाद में यहाँ पर वो साइन करने के लिए रेडी हो जाता है एंड यहाँ पर वो जनी से पूछ रहा होता है कि आखिर उसके पास अचानक से इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। जनी बताने लग जाती है कि भूल गए, मेरा डियरेस्ट हस्बैंड मेरे साथ है, तो ऑफ कोर्स वो पैसे मुझे मेरे हबी किम नहीं दिए होंगे। वही दूसरे यहाँ पर बाद में असिस्टेंट बताने लग जाते कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस लू, आई मीन सॉरी, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं तो यहाँ पर मेरी मैडम को कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर हमारे बॉस ने अभी भी डिसाइड किया कि वो किम कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और जैसे ही यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट को देखता है, वो दंग रह जाता है। यहाँ पर तो उसे कंपनी ऑन द मोमेंट से प्रॉफिट कमाना शुरू कर देगी। तब वो समझ जाता है कि तुम सभी लोगों ने मुझे यहाँ पर मिलकर ट्रिक किया है। असिस्टेंट कहता है कि सही कहा, और अगर लड़ना होगा तो मुझे बता देना, मैं अपने लॉयर्स को भिजवा दूंगा। वो क्या है ना, हमारी टीम स्ट्रांग है और बस बैठी हुई है हमारे कमांड देने के ऊपर। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग कहीं पर होते हैं जहाँ पर किम को बिलीव हो रहा था कि जन्नी यहाँ पर कम्प्लीटली उस लू से मूव ऑन कर चुकी है, बिकॉज आज उसने जो कुछ भी किया उसने अपने लिए किया, अपने आप को प्रायोरिटाइज किया। वही दूसरे यहाँ पर वो दोनों की बातें इतनी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है कि किम उसे किस करने वाला था जहाँ पर जेनी खुद दूर हट जाती, बिकॉज उसे यहाँ पर थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा था क्योंकि उसने ब्रश नहीं किया था और किम को ऐसा लग रहा था कि जैसे कभी भी यहाँ पर जेनी उससे अट्रैक्ट होने ही नहीं वाली है, शायद से उसके सिचुएशन की वजह से। पर दूसरे यहाँ पर जेनी अपने आप को समझा रही थी कि वो अपनी फीलिंग्स को लेकर यहाँ पर ज़्यादा कंसिडरेट नहीं बन सकती है, बिकॉज इनका ये मैरिज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बेसिस पे है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तो फिर वो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को दूर रखना चाहती है और बहुत कोशिश कर रही है। वही दूसरे यहाँ पर जब जेनी नीचे जाती है तब यहाँ पर वो अपनी मदर इन लॉ से बात करी थी, जहाँ पर मदर इन लॉ कोबाशी को लेकर आई थी जो कि एक मेल कैट होता है। एंड तब यहाँ पर किम उनकी सारी बातों को सुन रहा था। आंटी कह रही थी कि अब से तुम यहाँ पर कोबाशी के साथ ही रहना और उसके साथ हमेशा टाइम स्पेंड करना, जहाँ पर तुम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छे से होने लग जाएगी। किम को बिलीव नहीं होता कि यहाँ पर उसकी मॉम जेनी को किसी वाइल्ड मैन से इंट्रोड्यूस करवा रही है और रात को सोने के लिए भी बोल रही है। वो गुस्से में वहां से जाने लग जाता है, यानी कि जेलसी के मारे, और नीचे आकर देखता है तो कोबाशी कोई ह्यूमन मैन नहीं बल्कि कैट होता है। वही दूसरे यहाँ पर बाद में किम अपने डॉक्टर से मिलता है, जहाँ पर डॉक्टर को वो सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें उसके अराउंड चल रही है। तब डॉक्टर से बता रहे थे कि आई थिंक ये सब कुछ आपकी वाइफ की वजह से हो रहा है। अक्सर यहाँ पर होता है जहाँ पर हमारे पार्टनर हमें हेल्प करते हैं और भी ज़्यादा अच्छा बनने के लिए और हमारी ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। तो आई थिंक ये सब कुछ आपके इमोशंस की वजह से हो रहा है। पर किम को बहुत अच्छे से पता था कि दोनों के बीच तो यहाँ पर कोई इमोशन है ही नहीं। जनी तो यहाँ पर उसके लिए कुछ फील करती ही नहीं है, तो फिर ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है। इतने में वहीं पर वो सोचने लग जाता कि व्हाट इफ वो फील करती हो, बट वो बस मुझे बताती नहीं है बिकॉज वो भी शाय फील करती है ये सब बताने में। वही दूसरा जब यहाँ पर जनी सोने के लिए आती है तब यहाँ पर किम ने उसके लिए एक बहुत प्रीशियस सा ज्वेलरी सेट का पीस रखा था, जो कि यहाँ पर किम को ग्रैंडपा ने दिया था उसकी गर्लफ्रेंड को और उसकी फ्यूचर वाइफ को देने के लिए। एंड यहाँ पर किम ये सब कुछ इसलिए कर रहा था ताकि यहाँ पर जेनी को उसकी जेन्युइनिटी सचमुच समझ आने लग जाए कि आखिर वो उसे लेकर कितना जेन्युइन है और सीरियस है। वही दो सब यहाँ पर लोग को देखते जो कि कंटिन्यूसली ड्रिंक कर रहा था। नैन्सी आ जाती है यहाँ पर उसे मनाने के लिए, उसे ये कहने के लिए अब तुम्हें सचमुच मूव ऑन कर लेना चाहिए और शादी मेरे साथ होनी चाहिए। लुक गुस्से में आकर उस पर चिल्ला देता है और यहाँ पर नैन्सी भी उसे एक रियलिटी चेक देने लग जाती है। कभी तुमने यहाँ पर देखा है जेनी के हस्बैंड को, वो तो यहाँ पर हर मिनटों में 100 मिलियन उसके ऊपर खर्च करता रहता है और तुम बस बैठे हुए यहाँ पर ड्रिंक कर रहे हो। ये सुनते ही यहाँ पर लोग को इतना गुस्सा आता है कि यहाँ पर वो उसे थप्पड़ मार देता है और उसकी हदें पार करने से मना करता है।
नैन्सी फिर यहाँ पर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने लग जाती है उस बेबी को लेकर, जिस वजह से यहाँ पर वो प्रेग्नेंट है। फिर वो उसके सामने ऐसा विक्टिम कार्ड खेलती है जहाँ पर लोग खुद सामने से उससे माफ़ी मांगने लग जाता है और कह रहा होता है प्रॉमिस करते हुए कि अब से मैं तुम्हें यहाँ पर अच्छे से ट्रीट करूंगा और राइटली ट्रीट करूंगा। फिलहाल यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसे प्लीज़ बुला दो। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग एक इवेंट में जाते हैं जहाँ पर हम जेनी और किम को देखते हैं। सभी के सभी लोग यहाँ पर जेनी की उस नेकलेस की तारीफ करते हुए रुक ही नहीं रहे थे। और यहाँ पर जेनी किम को तांग के बोल रही होती है और सभी को बता रही थी कि किम ने उसे इस चीज़ का गिफ्ट किया हुआ है। इतने में यहाँ पर उस इवेंट में नैन्सी आ जाती है और साथ साथ शीन भी, जहाँ पर शीन के पेरेंट्स की कंपनी में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किम के बहुत पहले से रहे हुए और फैमिली रिलेशन भी अच्छा था और नैन्सी और शीन तक यहाँ पर अच्छे दोस्त थे, बिकॉज दोनों के दोनों यहाँ पर सेम दुश्मन को जो देखते हैं यानी कि जेनी को। इसके बाद में यहाँ पे वो लोग चले जाते हैं कोर्टयार्ड में ड्रिंक करने के लिए, जहाँ पर जेनी को कुछ डिजीनेस सा फील हो रहा था। उस समय शीनू से कहते कि तुम यहीं पर रखो, तुम्हारे लिए मैं पानी लेकर आती हूँ। एंड तब हम यहाँ पर देखते हैं नैन्सी को, जो कि लू को सारा प्लान बता रही होती है। लू इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था ताकि सब कुछ अब यहाँ पर उसकी कंट्रोल में आ जाए। लेकिन इतने में यहाँ पर किम को सब कुछ पता चल जाता है, जहाँ पर वो जेनी को लेकर और टेंशन में आ जाता है और उसे अपने इन पैरों पर रिग्रेट होता है कि आखिर वो खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे ही वो जाने वाला था, जेनी आकर कहती कि कहाँ भाग रहे हो, और तब यहाँ वो लीजा के साथ आती है कि मुझसे बताने लग जाता है। तब वो उसे कहती कि तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर सब कुछ सॉर्टेड है। तुम्हें पता है लीजा ने यहाँ पर ऑलरेडी बैकयार्ड में नैन्सी को और लू को एक साथ बात करता और देख लिया था, जब यहाँ पर वो लोग इवेंट में आने वाले थे और हमें सारी प्लानिंग के बारे में पहले से पता था। इसलिए लीजा ने यहाँ पर वाइन की ग्लास का एक्सचेंज कर दिया था, जहाँ पर वो ड्रग्स वाला वाइन मैंने नहीं बल्कि शीन ने पिया हुआ है। तब जाकर यहाँ पर किम को सांस में सांस आती है। बजानी उससे बताते कि अभी तक यहाँ पर शो खत्म नहीं हुआ है, हमें यहाँ पर कंक्लूजन तो देखने जाना पड़ेगा ना। और वो सभी के सभी लोग वहाँ पर चले जाते हैं, जहाँ पर नैन्सी सभी को बता रही होती है, वो भी किसके बारे में, जेनी के बारे में। लेकिन यहाँ पर पेड़ के पीछे से तो लू बाहर आता है, लेकिन लू के साथ साथ शीन भी बाहर आती है, जो कि परफेक्टली फाइन थी। और तब यहाँ पर जेनी बाहर आती है और सभी को बताने लग जाती कि आखिर हुआ क्या था। और जेनी ने सारी की सारी स्टोरी यहाँ पर प्लॉट ट्विस्ट कर कर डाल दी होती है नैन्सी पर। जब यहाँ पर शीन को ठीक नहीं लग रहा था, उस समय वहाँ पर जेनी उसके पास गई थी और जेनी ने उसे अच्छे से समझाया था कि नैन्सी का आखिर मेन मोटिव क्या है। जहाँ पर नैन्सी अगर मेन मोटिव को अचीव कर लेती है तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी, जिस वजह से यहाँ पर शीन भी प्रवोक हो गई थी और वो लोग अब मिलकर यहाँ पर नैन्सी पर वार कर रहे होते हैं। वही दूसरा यहाँ पर होता है लू, जो इन सभी चीज़ों का ब्लेम नैन्सी पर ही डाल रहा था, ये कहते हुए कि भद्दा सा आइडिया तुम्हारा था और अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ। ऐसा बोलकर यहाँ से वो चला जाता है। इतने में बाद में आप वो लोग घर पर आते हैं, जहाँ पर जेनी जानने वाली थी, तब कि मुझसे रोक लेता है और पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पर पहले शादी करना चाहोगी और फिर लव में मेरे साथ आना चाहोगी, या फिर सबसे पहले यहाँ पर मेरे साथ प्यार में गिरना चाहोगी फिर शादी करना चाहोगी। जेनी यहाँ पर उससे पूछने लग जाती है कि आखिर वो क्या चाहता है। एंड तब यहाँ पर वो उसे फाइनली बता देता है कि वो उसे पसंद करता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते। लेकिन इतने में यहाँ पर जेनी उसे रोकती है, बिकॉज यहाँ पर उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो शुरू हो चुके थे। तब किम चला जाता है यहाँ पर उसके लिए ढेर सारी चीज़ें बाय करने के लिए। इसके बाद में यहाँ पर जेनी और किम चले जाते हैं नेक्स्ट डे कॉफ़ी पीने के लिए, जहाँ पर जेनी अपनी इस लाइफ से बहुत खुश थी। वो कहती है कि कॉफ़ी भी अच्छी थी, मेरा हस्बैंड भी हैंडसम है और अच्छा है, और साथ साथ हमारी ये लाइफ कितनी पीसफुली जा रही है। इतने में वहाँ पर शीन आ जाती है, जहाँ पर किम को उनकी न्यू फ्रेंडशिप के बारे में पता चल जाता है। तब यहाँ पर शीनू से बताती है कि ये थोड़ी ना राइट तरीका है कॉफ़ी पीने का, मैं तुम्हें बताती हूँ। एंड यहाँ पर तो एकदम हैंडसम हैंडसम कैफे गाइस को लेकर आई थी अपनी कॉफ़ी पीने के लिए। जेनी कहने लग जाती है कि मानना पड़ेगा, लेकिन मेरा हस्बैंड यहाँ पे मेरे लिए इनफ एंड काफ़ी है। लेकिन उतने में वहाँ पर चीज़ों को स्पॉइल करने के लिए आ जाती है नैन्सी, वो भी नाइफ लेकर। उस समय यहाँ पर वो हमला करने वाली थी, पर तुरंत ही जेनी हट जाती है ताकि यहाँ पर किम को लग ना जाए। और उस समय यहाँ पर नैन्सी उसके गले पर चाकू लगा लेती है और फर्स्ट टाइम यहाँ पर किम के मुंह से जेनी का पूरा नाम बाहर निकलता है, जहाँ पर जेनी बहुत खुश हो जाती है। वही दूसरे इन सभी चीज़ों के बावजूद भी यहाँ पर वो लोग नैन्सी को समझाते ये सब कुछ करना ठीक नहीं है। नैन्सी बोलने लग जाती है क्यों ठीक नहीं है, ऐसे भी यहाँ पे मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मैं एक ऐसी बेबी के साथ प्रेग्नेंट हूँ जो कि फादरलेस है। मेरी आगे की लाइफ यहाँ पर ऐसी खराब होने वाली है, तो ऐसी हो जाए,
मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरी लाइफ़ ख़राब हो रही है तो मैं इस जेनी की लाइफ़ को भी ख़राब कर रहूँ। एंड यहाँ पर वो जेनी को चाकू से मारने वाली थी कि इतने में वहाँ पर बीच में किम आ जाता है, जिसके हाथों में चोट लग जाती है। सभी गार्ड्स आकर नैन्सी को पकड़ते और वहीं दूसरी ओर किम यहाँ पर कंप्लीटली बेहोश हो जाता है, जहाँ पर जेनी रोने लग जाती है और वो लोग उसे लेकर तुरंत ही घर पर आते हैं। जिसके बाद यहाँ पर डॉक्टर आकर बता रहे होते कि यहाँ पर उनके सारे के सारे बॉडी मूवमेंट्स और ब्रेन पर स्ट्रेस और पेशेंस की वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, पर फिक्र मत कीजिए, वो बहुत जल्दी होश में आ जाएंगे। जेनी इतने में यहाँ पर डॉक्टर को बताने लग जाती है कि किम ने एक्चुअली यहाँ पर उसके नाम को पुकारा है, जिसे बिलीव कर पाना डॉक्टर के लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल था। इतने में यहाँ पर किम धीरे धीरे होश में आने लग जाता है, जहाँ पर वो जेनी को उसके नाम से बुलाता है। और तब यहाँ पर आंटी तो डबल खुश हो जाती है कि फाइनली उनका बेटा कम्प्लीटली हील होने लग गया है। तब डॉक्टर यहाँ पर किम को उसके पूरे बॉडी मसल्स के बारे में पूछने लग जाते कि क्या उसे लगता है कि वो चल पाएगा, और किम उन्हें हाँ कह रहा होता है। जेनी को यहाँ पर डॉक्टर ऑलरेडी वार्निंग दे देते हैं कि देखिए, एवरी डे यहाँ पर एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिस तरह से यहाँ पर मसल्स लूज होना शुरू हो जाएंगे और अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे। इतने मन से वो यहाँ पर अपनी बॉडी को मूव नहीं कर रहे थे, तो हो सकता है यहाँ पर अचानक से भागना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए बेसिक से शुरुआत करिए और धीरे धीरे यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग डिनर करने के लिए बैठे, जहाँ पर आंटी तक कंटिन्यूसली जर्नी की तारीफ कर रही थी। एंड किम को भी ये बात बहुत अच्छी लग रही थी कि वो, उसकी मम्मा और उसकी वाइफ दोनों एक दूसरे के साथ कितना घुल मिल रहे हैं। इतने में तो आंटी यहाँ पर ना ज़बरदस्ती ऑक्सबोन का सूप दे रही थी, बिकॉज यहाँ पर उस सूप के अंदर कुछ मिला जो हुआ है। जेनी कहते कि झगड़ा बंद कीजिए, मुझे कॉल आ रहा है। एनी कॉल होता है यहाँ पर नैन्सी की तरफ से, जहाँ पर वो उसे आखिरी बार मिलने के लिए बुला रही होती है। जब यहाँ पर जेनी अपनी सिस्टर से मिलने के लिए जाते समय यहाँ पर नैन्सी पूछने लग जाती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरा इतना सब कुछ करने के बाद भी सारी चीज़ें यहाँ पर तुम्हारी फेवर में क्यों हो रही है। मुझे लगा था कि अगर एक बार यहाँ पर लू मेरे पीछे पड़ गया तो वो शायद से तुम्हें बुला देगा, लेकिन नहीं, एंड तक यहाँ पर वो तुम्हारे साथ रहना चाहता था, जिस चीज़ के लिए उसने मुझे बिट्रे तक कर दिया। उस समय यहाँ पर जेनी नैन्सी को वही समझा रही होती है कि नैन्सी बहुत ही ज़्यादा विशियस, कनिंग और एक सेल्फिश पर्सन है, जो कि सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोच रही थी। अगर वो यहाँ पर भलाई तो छोड़ दो, अगर वो यहाँ पर एक अच्छी ह्यूमन बीइंग भी होती तो शायद आज उसके साथ ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। एंड यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को लेकर नैन्सी को अपनी लाइफ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। नैन्सी कह रही थी कि मैं समझ चुकी हूँ, मैं इस लाइफ में यहाँ पर कोई चीज़ एक्वायर नहीं कर पाऊंगी। जो कुछ तुम्हारा है वो तुम्हारा ही है, और इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं ब्लेम करने वाली हूँ, बिकॉज सारी गलतियाँ यहाँ पर मेरी है। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर उससे गुड बाय बोलती है और टेरेस से नीचे कूद जाती है, जहाँ पर जेनी को इन सभी चीज़ों का बहुत दुख हो रहा था। तब यहाँ पर किम जेनी को कंसोल कर रहा होता है, उसे समझा रहा होता है कि इन सभी चीज़ों में यहाँ पर तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, एंड अभी तक यहाँ पर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम हो, जो कि यहाँ पर किम का एल्डर कज़न है, वो आ जाता है, बिकॉज एक मंथ का टेन्योर खत्म हो चुका था। अब यहाँ पर असली बात जो थी वो जेनी के रिजल्ट्स पर थी। हो तो यहाँ पर लाइव रिकॉर्डिंग भी करने लग जाता था कि वह सभी के सामने ये प्रूफ कर सके जेनी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती है। उस समय यहाँ पर वो बड़े कॉन्फिडेंस में आया था, लेकिन जैसे जेनी उसे सब कुछ दिखाने लग जाती है, वो लाइव चैट को ही बंद कर देता है। पर असिस्टेंट ने यहाँ पर लाइव ऑलरेडी स्टार्ट करके रखा हुआ था, जहाँ पर सभी को हुआ का रियल फेस नजर आता है। और वही दूसरा यहाँ पर होती है लीसा, जो कि हुआ को बहुत पिटती है, और ये सब कुछ भी यहाँ पर लाइफ में दिखाया जा रहा था। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर खतरा टला हुआ नहीं था। हुआ के डैड यहाँ पर आ जाते हैं इस गेम के अंदर, जहाँ पर ये सब कुछ जानकर उन्हें बहुत ज़्यादा ही इरिटेटिंग फील होता है, और वो समझ जाते हैं कि इस चोर की फसार कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर वो लड़की जेनी है। इतने में यहाँ पर मिस्टर वैंग को कॉल करते हैं एंड बता रहे होते कि आपको पता है ना, आपकी बेटी की शादी यहाँ पर ओरिजिनली किम के साथ होनी चाहिए, तो चले जाइए रिश्ता लेकर। जहाँ पर मिस्टर वैंग अपनी बेटी को लेकर आ जाते हैं किम के रिश्ते के लिए, बट किम मना कर देता है, उन्हें बताते हुए कि शायद से आपको पता नहीं है, मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, एंड मैं अपनी यहाँ पर वाइफ के साथ बहुत खुश हूँ, मैं उसे बहुत लव भी करता हूँ। उनकी बेटी यहाँ पर किम को समझा रही थी कि वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, बट किम मुझे समझाता है कि तुम मुझे मत समझाओ कि आखिर कौन सी चीज़ परफेक्ट है और कौन सी नहीं। इतने में यहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर जेनी को कॉल आ जाता है हुआ के डैड का, जिस बात से वो अनजान थी कि आखिर वो पर्सन कौन है। और वो पर्सन यहाँ पर जेनी को क्लियरली कह देता है कि अगर तुमने यहाँ पर किम को डिवोर्स नहीं दिया तो याद रखना, इस बार ये कार एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लेन क्रैश भी हो सकता है, जहाँ पर अगर वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहा होगा तो इस बार वो बिल्कुल नहीं बच पाएगा।
इस बार तो तुमने उसे बचा लिया। जिसके बाद जेनी यहाँ पर किम से डिवोर्स की बात कर रही होती है, जिस चीज़ के लिए किम उसे तुरंत ही मना कर देता है। वह दूसरे पर से लेकर तुरंत ही बेडरूम में जाता है और वो लोग बातें करना शुरू करते। तब किम उसे अपनी जेन्युइन फीलिंग कन्फेस कर रहा था, और फिलहाल उनके बीच जो कुछ भी हुआ उससे वो समझ जाता है कि ज़रूर यहाँ पर किसी चीज़ के डर की वजह से वो सब कुछ बोल रही है। तो वो उसे प्रॉमिस करता है कि देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं भी यहाँ पर लू के जैसा निकलूंगा तो बिल्कुल नहीं। माना कि सभी मर्द एक जैसे होते, लेकिन मैं सचमुच यहाँ पर तुम्हें बहुत वैल्यू करता हूँ और रिस्पेक्ट करता हूँ, जहाँ पर मैं तुम्हारे साथ कभी गलत होने नहीं दूंगा और नहीं करूँगा। जेनी यहाँ पर से हक करते हुए थैंक यू बोलने लग जाती। वही दूसरे यहाँ पर वो दोनों मिलकर अपनी लाइफ को इजीली स्पेंड कर रहे होते हैं, एंड यहाँ पर उन्हें गुड न्यूज़ मिलती है जो कि यहाँ पर जेनी की प्रेगनेंसी को लेकर होती है। वही दूसरे यहाँ पर विद इन 2 मंथ्स वो लोग चले जाते हैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। उस टाइम पर यहाँ पर स्टोर में एक आंटी नजर आती है, जिस आंटी को यहाँ पर वो सेल्समैन बहुत बड़ी ही बुरी तरीके से ट्रीट करी थी, बिकॉज यहाँ पर वो आंटी एकदम लो क्लास वाली ड्रेस में आई हुई होती है। तब यहाँ पर वो उसे नीचा दिखा रही थी, लेकिन वहाँ पर वो चली जाती है जेनी उनकी मदद करने के लिए, जहाँ पर उस स्टाफ को स्टोर से हमेशा हमेशा के लिए फायर कर दिया जाता है। वही दूसरी यहाँ पर जेनी आंटी को अपनी तरफ से गिफ्ट दे रही थी, जो गिफ्ट यहाँ पर आंटी अपनी बेटी के लिए खरीदना चाहती थी। आंटी यहाँ पर जेनी को थैंक यू बोलने लग जाती है और बता रही होती है कि ऐसी चीज़ें यहाँ पर मेरी बेटी को बहुत पसंद थी। आज उसका बर्थडे, आई जस्ट विश कि वो इस दुनिया में भी जिंदा होती तो मैं उसके लिए क्या कुछ नहीं करती। जेनी को यहाँ पर उनकी स्टोरी सुनकर बहुत ही ज़्यादा सैड फील हो रहा होता है, एंड हम यहाँ पर आंटी के हाथों पर एक अलग सा बर्थ मार्क भी नोटिस करते हैं। वही दूसरी यहाँ पर होती है मिस्टर वैंग की बेटी, जो कि यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आ गई थी, और उस समय यहाँ पर कि मुझसे कह देता कि मैं तुम्हें ऑलरेडी कह दिया कि मेरा क्या डिसीजन है, तुम यहाँ पर जाने को हार्म नहीं कर सकती हो। तब वो उसे बता रही होती कि मैं उसे हार्म तो करने वाली थी, लेकिन मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है, बिकॉज मुझे पता है कि मैं यहाँ पर उसकी सिस्टर की तरह एंड अप होना नहीं चाहती हूँ। और ऐसे भी मैं यहाँ पर जाने के लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ, जहाँ पर मुझे उसकी रियल मॉम के बारे में पता है। ये बात जेनी सुनकर यहाँ पर उसे लग रहा था कि शायद से वो झूठ बोल रही होगी, लेकिन जैसे यहाँ पर वो उसे उस बदमाश की फ़ोटो दिखाती है, तब उन्हें यहाँ पर वो आंटी याद आती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो उन्हें बता रही होती कि माफ़ करना, लेकिन गलती यहाँ पर सब कुछ मेरी है, जहाँ पर मैंने हुआ के डैड को तुम्हारी मॉम के बारे में सब कुछ बता दिया था, इस सोच में कि तुम यहाँ पर किम को डिवोर्स ले लोगी, और मैं अपनी गलती को यहाँ पर सुधारने के लिए आई हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर जब वो उनके पास जाती है, तब यहाँ पर हो के डैड ने आंटी पर बहुत ज़्यादा हमला करके रखे हुए थे। वही दूसरा यहाँ पर अंकल को लग रहा था कि जेनी अकेली आई हुई थी, लेकिन यहाँ पर किम उन सभी लोगों के साथ आया था, जहाँ पर हो के डैड को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर वो लोग उसकी मॉम को सेव कर तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर आ जाते, जहाँ पर हम देखते हैं उनके सेकंड हस्बैंड को, और वह हस्बैंड यहाँ पर किम पर बहुत चला रहे थे, बिकॉज उनकी वाइफ की हालत यहाँ पर उनकी वजह से जो हुई है। लेकिन इतने में यहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि जिस बेटी को वो लोग इतने सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन्हीं के खुद सामने खड़ी है, जो कि जेनी है, जहाँ पर वो लोग बहुत खुश होते हैं। एंड फाइनली यहाँ पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, जहाँ पर उस कंपनी का न्यू ओनर अनाउंस होने वाला था, जो कि यहाँ पर मिस्टर किम में होते हैं। मिस्टर किम यहाँ पर इस इवेंट के साथ साथ यहाँ पर सभी को गुड न्यूज़ दे रहे थे, जो कि यहाँ पर आने वाली इस फैमिली की न्यू हायर की होती है, यानी कि यहाँ पर उनके ट्विंस की। तब यहाँ पर जेनी को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है बच्चों की, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे से कह रहे थे कि मुझे जगह दो, मुझे जगह दो। और हमें पता चलता है कि जेनी तो यहाँ पर अपने बेबीज़ की वॉइस को भी सुन पा रही है, जिसके साथ साथ यहाँ पर किम भी उनकी वॉइस को सुन पा रहा होता है। फिर इसी के साथ यहाँ पर ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।